हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 के एनसीईआरटी के इतिहास के बुक का चैप्टर 5 के प्रश्नोत्तर को जानेंगे। ये प्रश्न 3, 4 और 5 नंबर के होंगे जो आपके टर्म 2 में आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, स्पष्ट कीजिए कि घुमंतू समुदाय के बार बार एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता है। इस निरंतर आवागमन से पर्यावरण को क्या लाभ है। इसका उत्तर हो जाएगा, हमें इनके नाम से ही पता चलता है कि घुमंतू समुदायों के लोग कभी भी एक स्थान पर टिक कर नहीं रह सकते। घुमंतू समुदाय के पास अपनी जमीन नहीं होती जिसमें वे अपने पशुओं को चरा सकें, इसलिए वे लोग अपने पशुओं को चराने के लिए चरागाहों की खोज में इधर उधर भटकते रहते हैं। शरद और गर्म ऋतु के आधार पर ये अपने स्थान बदलते रहते हैं। जब सर्दियों में पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है तो इन्हें पहाड़ों के निचले हिस्सों की तरफ आना पड़ता है। जैसे हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के चरवाहे सितंबर से अप्रैल तक हिमालय के निचले हिस्सों यानी शिवालिक की पहाड़ियों में अपना समय बिताते हैं। अप्रैल शुरू होते ही जब पहाड़ों पर बर्फ पिघलने लगती है तो चरवाहे पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। फिर जब सितंबर में पहाड़ों पर बर्फ पड़ने लगती है तो चरवाहे दोबारा निचले भागों की ओर चले जाते हैं। अब प्रश्न के दूसरे भाग को देखते हैं। घुमंतू समुदाय के आवागमन से पर्यावरण को होने वाले लाभ। इसका पहला पॉइंट होगा, चरवाहों को घुमंतू जीवन के कारण प्राकृतिक वनस्पति को फिर से उगाने का अवसर मिलता है। दूसरा पॉइंट, जब लगातार एक स्थान पर चराई की जाती है तो प्राकृतिक वनस्पति का विनाश भी हो जाता है। घुमंतू समुदाय के कारण प्राकृतिक वनस्पति का विनाश कम होता है। इसका तीसरा पॉइंट हो जाएगा, पशुओं के मलमूत्र से मार्ग में आने वाले सभी खेतों को उत्तम खाद मिल जाता है जिससे उनका उपजाऊपन बना रहता है। इसका चौथा पॉइंट, इन चरवाहों के कारण किसानों को उत्तम प्रकार का पशु उपलब्ध हो जाता है और बदले में उन्हें अनाज के रूप में सहायता मिल जाती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि इस आवागमन से प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। अब प्रश्न 2, औपनिवेशिक सरकार ने प्रतिभूमि नियमावली कानून क्यों बनाए। यह भी बताइए कि इस कानून से चरवाहों के जीवन पर क्या असर पड़ा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, औपनिवेशिक काल में प्रतिभूमि नियमावली। इसके बारे में जानेंगे। इसका पहला पॉइंट, औपनिवेशिक काल यानी अंग्रेज सरकार में जमीन से मिलने वाली लगान इसकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था। इसलिए सरकार चरागाहों को कृषि भूमि में परिवर्तन करना चाहती थी जिससे खेती का क्षेत्रफल बढ़ जाता और सरकार की आय में बढ़ोतरी हो सकती थी। इंग्लैंड में जूट, कपास, गेहूं और अन्य चीज़ों की बहुत आवश्यकता रहती थी, इसलिए इन खेतिहर चीज़ों के उत्पादन में भी वृद्धि हो जाता और लगान भी मिल जाता। दूसरा पॉइंट, अंग्रेज सरकार को बिना खेती वाली जमीन बेकार लगती थी। उससे ना तो लगान मिलता था और ना ही उपज होती थी। अंग्रेज सरकार ऐसी जगह को बेकार भूमि मानती थी। वे ऐसी जमीन को खेती के लायक बनाना जरूरी समझते थे। तीसरा पॉइंट, 19वीं शताब्दी के मध्य में हमारे देश के विभिन्न भागों में प्रतिभूमि विकास के लिए कई नियम बनाए जाने लगे। इन कानूनों के द्वारा सरकार बिना खेती वाली जमीन को अपने कब्जे में लेकर खास लोगों को सौंपने लगी। ऐसे कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया। इस प्रकार कृषि के फैलाव से चरागाह सिमटने लगे और चरवाहों के लिए कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगी। अब अगला प्रश्न, औपनिवेशिक सरकार ने वन अधिनियम क्यों बनाए और यह भी बताइए कि इस कानून से चरवाहों के जीवन पर क्या असर पड़ा। इसका उत्तर हो जाएगा, औपनिवेशिक सरकार ने वन कानून की आड़ में कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया। 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के कई प्रांतों में वन अधिनियम पारित किए जाने लगे थे।
जहाँ पर देवदार और साल जैसी कीमती लकड़ियाँ पैदा होती थीं, उन्हें भी आरक्षित कर दिया गया था। इन जंगलों में चरवाहों के घुसने पर पाबंदी लगी। वन अधिनियम ने चरवाहों की जीवन बदल डाली। इनके सामने पशुओं के लिए चारे की समस्या पैदा हो गई। जंगल में जाने के लिए परमिट लगा दिया गया। परमिट का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगा दिया जाता था। इस तरह हम कह सकते हैं कि इस अधिनियम से चरवाहों के जीवन में कई प्रकार की मुश्किलें उत्पन्न होने लगी। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। औपनिवेशिक सरकार ने आपराधी जनजाति अधिनियम क्यों बनाए? यह भी बताइए कि इस कानून से चरवाहों के जीवन पर क्या असर पड़ा। इसका उत्तर हो जाएगा आपराधी जनजाति अधिनियम। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने आपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया। इससे पहले अंग्रेज अफसर घुमंतू चरवाहों को शक की नज़र से देखते थे। ऐसे कारीगरों और व्यापारियों को जो गांव-गांव जाकर चीज़ें बेचने वाले, अपने मवेशियों के लिए हर साल चरागाहों की तलाश में रहने वाले और हर मौसम में अपने रहने के स्थान बदल देने वाले चरवाहों पर यकीन नहीं कर पाते थे, इसलिए वे ऐसे लोगों को अपराधी मानते थे। आपराधी जनजाति अधिनियम से चरवाहे के जीवन पर प्रभाव। अंग्रेज सरकार की आपराधी जनजाति अधिनियम कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को आपराधी समुदाय के सूची में रख दिया गया। इन्हें प्राकृतिक और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। अब अगला प्रश्न, औपनिवेशिक सरकार ने चराई कर कानून क्यों बनाए? यह भी बताइए कि इस कानून से चरवाहों के जीवन पर क्या असर पड़ा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अंग्रेज सरकार ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए लगान वसूलने का हर संभव तरीका अपनाया। उन्होंने कई क्षेत्रों में भूमि, नहरों का पानी और नमक के साथ साथ मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, चरवाहों से चरागाहों में चरने वाले एक एक जानवर पर टैक्स वसूल किया जाने लगा। टैक्स वसूली का व्यवस्था दिनों दिन मजबूत होता गया। धीरे धीरे टैक्स वसूली का काम बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा गया और फिर सरकार ने अपने कारिंदों के द्वारा सीधे चरवाहों से कर वसूलना शुरू कर दिया। हर एक चरवाहे को एक पास जारी कर दिया गया। किसी भी चरागाह में दाखिल होने के लिए पास दिखाकर पहले टैक्स अदा करना पड़ता था। चरवाहे के साथ कितने जानवर हैं और उसने कितना टैक्स चुकाया, इन सभी बातों की जानकारी पास में दर्ज कर दिया जाता था। अब अगला प्रश्न, मसाई समुदाय के चरागाह उससे क्यों छिन गए? कारण बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा मसाई पशुपालक के बारे में हम कह सकते हैं कि यह मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका के निवासी हैं। इनमें से कुछ दक्षिण केन्या में और कुछ तंजानिया में रहते हैं। कानून और बंदिशों से केवल इनकी ज़मीन ही नहीं बल्कि इनकी आवाजाही पर भी कई प्रकार की पाबंदियां थोप दी गईं। इनके चरागाह छिन जाने के कई कारण हैं, जो ये हैं। मसाइयों की सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि इनकी चरागाह दिनों दिन से सिमटते जा रहे थे। औपनिवेशिक शासन से पहले मसाई लैंड का इलाका उत्तरी केन्या से लेकर तंजानिया के घास के मैदानों तक फैला हुआ था। दूसरा पॉइंट, मसाइयों के पास जितनी भी ज़मीन थी उसका लगभग 60% हिस्सा औपनिवेशिक काल में उनसे छीन लिया गया और उन्हें ऐसा स्थान दे दिया गया जहां ना तो अच्छी बारिश होती थी और ना ही हरे भरे चरागाह थे। इसका तीसरा पॉइंट, अंग्रेज़ों के आने से पहले मसाइयों की हालत बहुत अच्छी थी।
वे आर्थिक और राजनीतिक दोनों आधार पर किसानों से बेहतर थे। चौथा पॉइंट, औपनिवेशिक शासन के अंत तक आते आते यह समीकरण बिल्कुल उलट हो गया। बहुत सारे चरागाहों को शिकारगाह बना दिया गया। मसाई मारा और सांबुरू नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क जैसे शिकारगाह इसी तरह अस्तित्व में आए थे। इन आरक्षित जंगलों में चरवाहों का प्रवेश वर्जित था। इन क्षेत्रों में ना तो वे शिकार कर सकते थे और ना ही अपने जानवरों को चरा सकते थे। ऐसे बहुत सारे आरक्षित जंगलों में अब तक मसाई अपने मवेशियों को चराया करते थे। जैसे सेरेंगेटी नेशनल पार्क का अधिकतर क्षेत्रफल मसाइयों की चरागाहों पर कब्जा करके बनाया गया है। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। आधुनिक विश्व में भारत और पूर्वी अफ्रीकी चरवाहा समुदायों के जीवन में जिन परिवर्तनों को जन्म दिया उनमें कई समानताएं थीं। ऐसे दो परिवर्तन के बारे में लिखिए जो भारतीय चरवाहों और मसाई गणेड़ियों दोनों के बीच समान रूप से मौजूद थे। इसका उत्तर हो जाएगा, भारत और अफ्रीका दोनों बहुत समय तक यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के हाथ में रहे। दोनों पर इंग्लैंड का साम्राज्य था और अंग्रेजों ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बंजर भूमि पर कृषि करवाया। इसके साथ ही साथ अपने रहने और नौसेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी वनों का सफाया किया गया। भारतीय चरवाहों और मसाई के गणेड़ियों दोनों के बीच जो परिवर्तन हुए उनमें अनेक समानताएं थीं, जिनमें कुछ इस प्रकार हैं। पहला, वनों का आरक्षण। भारत और अफ्रीका में वन क्षेत्रों को आरक्षित क्षेत्रों में बदल दिया गया। वहां के रहने वाले लोगों को वहां से बाहर निकाल दिया गया। अब चरवाहे इन आरक्षित क्षेत्रों में ना तो जा सकते थे और ना ही वहां अपने पशुओं को चरा सकते थे। लकड़ी काटने के लिए पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी। चरवाहा जातियों के लिए जो स्थान चरागाह हुआ करते थे, अधिकतर उन्हीं स्थानों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया था। इसी तरह मसाइयों के लिए केवल बेकार और बंजर भूमि छोड़ दी गई थी। फिर बाद में उन्हें उसी बंजर भूमि पर भेज दिया गया। इस तरह वन आरक्षण से चरागाहों के क्षेत्र में लगातार कमी आती गई। दूसरा पॉइंट, चरागाह की समाप्ति। भारत में चरागाह की जो जमीन थी वह केवल कुछ विशेष लोगों के हाथों में थी ताकि वे उसे कृषि भूमि में बदल दें। यह अधिकतर सारी भूमि ऐसी थी जिन पर चरवाहे अपने पशुओं को चराते थे। इन परिवर्तनों का अर्थ यह था कि चरागाह भूमि को समाप्त कर दिया जाए और चरवाहों के लिए समस्या खड़ी करना था। इसी तरह मसाई लोगों के चरागाह भूमि भी यूरोपीय द्वारा हड़प ली गई और उसे कुछ स्थानीय लोगों के हवाले कर दिया गया ताकि उसे कृषि योग्य बनाया जा सके। इस प्रकार दोनों ही देशों में चरागाहों को समाप्त कर दिया गया और उसे कृषि योग्य भूमि पर परिवर्तन कर दिया गया। अब अगले वीडियो में इस चैप्टर के और प्रश्न उत्तर को जानेंगे। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।